नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए मंगलवार को योगी सरकार ने साप्ताहिक तालाबंदी का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत बीती रात 8 बजे से शुरू हो चुकी है। ये लॉकडाउन 26 अप्रैल सुबह 7 बजे तक चलेगा। इसके अलावा पहले से चला आ रहा नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यही नहीं, राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नाइट कर्फ्यू को 2 घंटे और बढ़ा दिया है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी, रेलवे व एयरपोर्ट आने जाने की ही छूट रहेगी। ऐसे लोगों के भी टिकट जांचे जाएंगे। वहीं दूध, दवा की दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। सिर्फ प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इनके अलावा सभी सरकारी, गैर सरकारी विभाग बंद रहेंगे। वहीं आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसकी निगरानी के लिए शहर की सड़कों, चौराहों से लेकर हाईवे तक पर नजर रखी जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। इनके अलावा सार्वजनिक जगहों पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमता फिरता मिलता है तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दोबारा ऐसा करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 37,238 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक मौत का आंकड़ा 199 हो गया है। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में सुहेबलपुर के पास ट्रक और 2 बोलेरो समेत 4 वाहनों की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि मऊ जिले के चिरैया कोट से मोहम्मदाबाद वाले रास्ते पर ही आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र का सुहेबलपुर गांव पड़ता है। पुलिस देर रात को सूचना के बाद मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र से तिलक चढ़ाने के लिए आए हुए थे, जिसमें से कुछ गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी। एक तेजी से आते हुए ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। जिस गाड़ी में टक्कर मारी उसमें 4 लोग सवार थे और चारों की मौके पर ही मौत हो गई। जो अन्य गाड़ियां थी उसमें जो लोग सवार थे वो बुरी तरह घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रहने वाले हैं हम लौरापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना घटी आज? घटना एक रात में तिलक जा रही थी, तिलक से लोग वापस हो रहे थे और उसी दौरान जो है रोड के किनारे गाड़ियां लगी हुई थी और एक ट्रक वाला आया और जो है तीनों गाड़ियों पर जो है चढ़ा दिया। कितने लोग एक्सपायर हुए पूरे टाइम? एक्सपायर 4 लोग तो मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हैं लोग। अच्छा, घायल कितने लोग बताए जा रहे हैं इस पर? घायल लगभग 7 लोग हैं। एक गाड़ी में 3 से 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक गाड़ी में 4 लोग थे। पहली गाड़ी के 4 लोग एक्सपायर कर चुके हैं, 3 लोग थे बाकी गाड़ियों में। लापरवाही का आलम जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम यह है कि जो पोस्टमार्टम के लिए लाशें रखी गई हैं उसी में कोरोना पेशेंट जो कोरोना से मृत्यु हुई है वो भी उसी में है, और उसी में सामान्य एक्सीडेंटल मौतें भी हैं। जो जैसे मान लीजिए जो भी लाश को उठाएंगे वो भी संक्रमण होने का पूरा उनको चांस है, और इस तरह से जो है और बीमारियां फैलेंगी। अच्छा, आप मानते हैं कि कोरोना संक्रमण वाले मरीजों को अलग रखना चाहिए? और बिल्कुल अलग रखना चाहिए, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। उसको एक साथ नहीं रखना चाहिए, उसके लिए अलग से व्यवस्था करना चाहिए ताकि और लोग संक्रमित न हो। देश में कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर है और हर दिन लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि इसकी कहानी अस्पतालों के बाहर लाइनों में खड़े मरीज बयां कर रहे हैं। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की लगातार मौत हो रही है। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारें मरीजों की हर संभव मदद कर रही हैं।
वहीं इसी दौरान गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल मौके पर मौजूद रहे। बता दें, देश में आज शनिवार को जारी नए आंकड़ों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 2,19,838 मरीज ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत और बेड फुल हो जाने की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लिए वाराणसी पहुंची। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे वाराणसी के अस्पतालों के लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर रामनगर ऑक्सीजन प्लांट के लिए भारी सुरक्षा के बीच भेजा गया है। आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो से चली इस ट्रेन पर 3 ऑक्सीजन टैंकर लोड थे। इनमें से एक टैंकर वाराणसी में उतारा गया, जबकि बाकी 2 टैंकर लखनऊ के लिए रवाना कर दिए गए। बता दें कि रेलवे की तरफ से कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपील के बाद दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इससे पहले रविवार को इंडियन रेलवे ने ऐलान किया था कि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। इस पहल के तहत खाली टैंकर विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो में भरे जाएंगे। एक लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पे आ चुका है और अब इसको जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट की निगरानी में रामनगर में जो हमारा लिक्विड गैस से सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का प्लांट है, वहाँ पे इसको पहुँचाया जा रहा है, जहाँ से कि उसको रिफिलिंग कर करके विभिन्न हॉस्पिटलों में इसकी सप्लाई की जाएगी। कितना राहत मिलेगा बनारस में, क्योंकि ऑक्सीजन की एक कमी थी और ये कल एक टैंकर आया था, आज एक टैंकर है। हाँ, कल एक टैंकर आया हुआ था बाई रोड, आज ये हमारे रेल के माध्यम से आया है और अभी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे बाई रोड भी एक आध टैंकर और आ रहे हैं। तो अभी इन दोनों टैंकरों के आ जाने से यहाँ की जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो काफ़ी हद तक सुचारू रूप से चल पाई। मध्य प्रदेश के बिदसा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सब वाहन तेज गति से अस्पताल से बाहर निकला और स्ट्रेचर पर पड़ा शव सड़क पर जा गिरा। कम से कम 10 मिनट तक ये शव सड़क पर पड़ा रहा। ये मामला अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज का है। बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीज के शव को ले जाने वाली एम्बुलेंस इतनी तेज गति से अस्पताल परिसर से बाहर निकली कि कोरोना मरीज का शव सड़क पर जा गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस एम्बुलेंस में मात्र 2 शवों को रखने की जगह थी, लेकिन इसमें 3 शव रखे हुए थे। एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ी तो स्ट्रेचर गेट से टकराए और एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद स्ट्रेचर पर पड़ा शव सड़क पर जा गिरा। हालात इतने बदतर हैं कि कोरोना मरीज का ये शव 10 मिनट तक वहीं पड़ा रहा। बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज में भर्ती लगभग 12 मरीजों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। जिस समय एम्बुलेंस सब लेकर जा रही थी, तभी परिवार के लोग एम्बुलेंस के पीछे ही चल रहे थे। जैसे ही उन्होंने इस भयावह दृश्य को देखा, वैसे ही वो दंग रह गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना बताए ही हॉस्पिटल से उनके मरीजों के शवों को ले जाया जा रहा था। कोरोना वायरस के चलते यूपी में रात का कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 7 बजे तक हो चुका है। इसी बीच कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों पर सदर कोतवाली पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया और सड़कों पर बाहर घूम रहे युवकों को मुर्गा बनाया, उठक बैठक करवाई, गलती की माफ़ी मंगवाई। जी हाँ, यह पूरा मामला संभल जिले का है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं कि लोग अपने घरों में रहें। इसी को लेकर पूरे यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कई लोग अभी भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब पुलिस ने इस पर सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने सड़क पर घूमने वालों को मुर्गा बना दिया और उठक बैठक करवाई। पुलिस की ओर से लोगों को बताया गया है कि वे घर पर
रहें और बाहर न निकलें। चेहरे पर मास्क लगाएं, क्योंकि संभल में अभी तक कोरोना के 1492 केस हैं, जिसमें 29 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति भयानक रूप ले चुकी है। प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह, जिनका विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज लगता है, उनकी पुत्रवधू आरांव ब्लॉक प्रमुख हैं। बेटा फिरोजाबाद कोऑपरेटिव अध्यक्ष है। इतना सब कुछ है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये काफ़ी प्रभावशाली नेता हैं और अगर भविष्य में इन्हें कोई चुनाव लड़ना होगा तो शायद फिरोजाबाद की विधानसभा सिरसागंज से ही चुनाव लड़ेंगे। फिर ऐसी क्या बात हुई कि इन्होंने अपनी पुत्रवधू हर्षिता सिंह को फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 15 से चुनाव मैदान में उतारा है। ये 15 नंबर वार्ड सिरसागंज से करीब 55 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ एक बात सामने निकल कर आती है कि या तो ठाकुर जयवीर सिंह की सिरसागंज क्षेत्र में राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, या फिर वार्ड नंबर 15 में भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो वहाँ चुनाव लड़ सके। ये बात तो आपको तय करनी है कि आखिर वजह क्या है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सब जगह उतार दी है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां आपके अपने ही आपके सामने खड़े हैं। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पार्टी का कोई सिंबल तो मिलता नहीं। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो अति उत्साही हैं, जिन्हें केवल और मैक्सिमम कुछ लोग तो ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जो केवल चुनाव के वक्त ही निकलते हैं। देखिए, दो तरह के कार्यकर्ता होते हैं, एक तो असली और एक फसली। असली में वो कार्यकर्ता हैं जो 365 दिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता करते हैं और कहीं ना कहीं कोई वर्क करते हैं। फसली में मैंने देखा है कुछ लोग जिनको हम लोग जानते भी नहीं हैं, ऐसे कुछ लोग हमारे पास टिकट मांगने के लिए भी आए, समर्थन मांगने के लिए भी आए, और उनका समर्थन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो चुनाव तो लड़ना ही है। तो ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी उनसे पार्टी को कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। लेकिन नुकसान तो आपका ही करेंगे। देखिए, जो जातीय व्यवस्था के अंतर्गत राजपूत जी, जो जातीय व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो नॉर्मल सा नुकसान करेंगे। नुकसान तो करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे तो वो अपने परिवार के वोट तो डालेंगे ही। कुल मिला के 33 वार्डों में क्या स्थिति है? कितने प्रत्याशी आपके जीतकर मैदान से? देखिए, 3300 वार्डों में पार्टी ने एडी से चोटी की ताकत लगा करके प्रत्याशी चयन का काम किया है, और एडी से चोटी की ताकत लगा करके ही पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, चाहे मैं जिले का संयोजक पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, चाहे वो अरविंद पचौरी जी भी हों, चाहे XYZ जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे, एडी से चोटी की ताकत लगा करके सभी वार्डों में जा रहे हैं, मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 3300 वार्डों में से पार्टी का लक्ष्य है कि कम से कम 25 वार्ड जीत करके भारतीय जनता पार्टी आए। जिम्बाब्वे की वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से चालक दल के 3 लोग मारे गए। इस हादसे में एक बच्चा भी मारा गया जो उस घर में मौजूद था जिस पर यह हेलीकॉप्टर गिरा। यह हेलीकॉप्टर अभ्यास संबंधी उड़ान पर था और इस पर 2 चालक और एक तकनीकी सहायक सवार थे। हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद एक मकान पर आ गिरा। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिम्बाब्वे की वायुसेना के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान पुराने हो गए हैं और वो पश्चिमी देशों द्वारा लगाई गई पाबंदियों की वजह से नए विमान और हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पा रहा है। पूर्वी यरूशलेम में आधी रात को फलस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच टकराव के बाद तनाव है। इन झड़पों के बाद गाजा पट्टी से चरमपंथियों ने कई रॉकेट दागे और पश्चिमी तट के फलस्तीन नगरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। यरूशलेम में ये तनाव गुरुवार को तब शुरू हुआ जब यहूदी पर हमले के बाद इजरायलियों ने रमजान के दौरान लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी से फलस्तीनी युवा भड़क उठे। शुक्रवार की शाम से शनिवार तड़के तक जारी टकराव में कई फलस्तीनी गिरफ्तार हुए जबकि कई लोग घायल हुए हैं। फलस्तीनी प्रदर्शनकारी पुराने शहर के बाहर भारी तादाद में तैनात दंगारोधी बलों से भिड़ गए। पुलिस ने लोगों पर पानी की बौछारें छोड़ी जबकि प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया। कुछ लोगों ने एक इजरायली अदालत की इमारत पर पथराव करके निगरानी कैमरे को तोड़ दिया। भारत में कोरोना की रफ्तार अब काफी तेज हो गई है और हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं।
इस बीच कोरोना को मात देने के मिशन को रफ्तार देने के लिए भारत सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने जाइडस के वेराफेन को मंजूरी दे दी है। जाइडस का दावा है कि इसके इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.15% कोरोना पीड़ितों का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है। इस एंटीवायरल ड्रग के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी और लड़ने की ताकत भी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि कोरोना होने के शुरुआती वक्त में अगर वेराफेन दी जाती है तो मरीज को कोरोना से उभरने में मदद मिलेगी और काफी कम तकलीफ होगी। कंपनी ने इस ड्रग का भारत के करीब 25 सेंटर्स पर ट्रायल किया था, जिसमें अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। यही कारण है कि इस ड्रग को लेने के 7 दिन बाद कोरोना मरीज में अंतर देखने को मिले हैं और RT-PCR कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि देश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण का प्रसार हो रहा है वह चिंताजनक है। बीते 2 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। इस बीच वैक्सीन को ही एकमात्र उपयोग माना जा रहा है।